हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम अध्याय 6 त्रिभुज की प्रथम प्रश्नावली अर्थात 6.1 प्रारंभ करेंगे। चलिए प्रथम प्रश्न पर अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले भाग में आपको बोला गया है कि सभी व्रत रिक्त स्थान दिया गया है और फिर लिखा है होते हैं, और आपके पास दो विकल्प दिए हुए सर्वांग सम या समरूप। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो सर्वांग सम और समरूप का मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो देखिए, सर्वांग सम का क्या मतलब होता है और समरूप का क्या मतलब होता है, हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वांग सम लेते हैं। सर्वांग सम का मतलब होता है कि बिल्कुल बिल्कुल हुबहू एक जैसा, अर्थात जो सभी भुजाएं हैं, या वो व्रत दिया हो या वर्ग दिया हो या कुछ भी दिया हो, जो जो उसकी भुजाएं हो सकती हैं, सब कुछ बराबर हो। तो मैं यहां लिख देता हूं, सब कुछ एकदम समान हो, तब हम बोलते हैं कि वो दोनों भुजाएं या व्रत या कुछ भी हो सकता है, वो सभी सर्वांग सम हो। अब हम बात करते हैं समरूप की, कि समरूप क्या होता है। तो समरूप में आप ध्यान रखें, समरूप यदि भुजाएं, हो सकता है वो व्रत हो तो व्रत की त्रिज्याएं, मतलब जो भी कुछ चर हो सकता है, वो सभी एक समानुपाती हों। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा देखेंगे कहीं पर दो चित्रों में कि अगर उनकी भुजाएं समानुपाती हैं, तो आप बोलेंगे कि वो दोनों भुजाएं या दोनों व्रत या दोनों वर्ग या कुछ भी हो सकता है, समानुपाती होंगे। तो यहां से आपको समरूप और सर्वांग सम तो पता लग गया। अब एक बात आप ये समझिए कि अगर सभी की भुजाएं सब कुछ एकदम समान हो गया, तब भी तो समानुपाती कहे ही जाएंगे, क्योंकि उनका अनुपात सब में एक हो जाएगा हर किसी का। तो इसलिए एक बात को और आप हमेशा ध्यान रखें, ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रत्येक समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो, यह जरूरी नहीं है। तो आपने देखा कि एक पॉइंट तो आपके पास ये बन गया कि प्रत्येक समरूप आकृति अगर समरूप है तो जरूरी नहीं है वो सर्वांग सम होंगे ही होंगे, लेकिन प्रत्येक सर्वांग सम आकृतियां समरूप जरूर होगी। तो इस बातों को आप ध्यान रखेंगे और फिर हम देखिए अब पहले भाग पर आते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि सभी व्रत कैसे होते हैं, सर्वांग सम या समरूप, दो आपके पास चॉइस है। तो आप देख सकते हो, मान लीजिएगा एक व्रत हमने ऐसा कुछ बनाया और एक व्रत हमने कुछ ऐसा बना दिया। तो आप देखिए क्या इन दोनों व्रतों की त्रिज्याएं, क्योंकि देखिए इस व्रत में यदि आप कोई भी चर देखेंगे तो वो त्रिज्या से ही डिफाइंड होगा। अगर आपको कोई भी व्रत परिभाषित करना है, इसका मतलब आपको त्रिज्या बतानी होगी और फिर उसके बाद आप व्रत बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि बराबर हो सकता है किसी केस में बराबर हो, लेकिन जनरली ये बराबर हो सकता है ना ही हो। तो अब आप देखेंगे कि एक तरीके से इनकी त्रिज्याएं समानुपाती होंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी व्रत सर्वांग सम ना होकर समरूप होंगे। सर्वांग सम केवल तभी होंगे जब उनकी त्रिज्याएं भी समान हो, लेकिन आपको ऐसा तो बोला नहीं गया है, केवल आपको बोला गया है सभी व्रत, मतलब त्रिज्याएं अलग अलग भी हो सकती हैं, इसका मतलब समरूप कहे जाएंगे। चलिए आगे आते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको दिया हुआ है कि सभी वर्ग होते हैं, और आप देखो आपके पास यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं सर्वांग सम और समरूप के। तो आप जानते हैं कि वर्ग एक ऐसी आकृति है, अर्थात एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। जैसे मान लीजिएगा एक हमने एक ये वर्ग बना दिया और एक वर्ग मान लीजिएगा हमने कुछ ऐसा बना दिया। अब आप यहां पर ये देखिए कि आपको यहां तो बोला नहीं गया था कि सभी वर्ग कैसे वर्ग हैं, अर्थात सभी की भुजाएं समान हैं या नहीं है। तो आपने कोई से भी दो वर्ग लिए। तो जैसे मान लीजिएगा अगर इसकी त्रिज्या इसकी भुजा आपने 4 मान ली और इसकी भुजा आपने 3 सेंटीमीटर मान ली, तो आप जानते हैं वर्ग की भुजाएं तो समान होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप अनुपात निकालेंगे तो इस भुजा का अनुपात भी 4/3, अगर आप इस भुजा का अनुपात भी निकालेंगे दोनों में तो 4/3, सभी का अनुपात आप देखिए 4/3 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भुजाओं के अनुपात हैं वो 4:3 आ रहे हैं, अर्थात ये समानुपाती आ रहे हैं। और चूंकि ये समानुपाती आ रहे हैं, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा
कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्योंकि देखिए सर्वांग सम आप तभी बोलेंगे जब दोनों की भुजाएं एकदम बराबर हो। अगर एक की भुजा 4 है तो दूसरे की भुजा भी 4 होनी ही चाहिए थी, लेकिन आपको ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया, तो आपको एक जनरल केस लेना है, हो सकता है बराबर हो भी, हो सकता है ना भी हो, तो हर केस में समरूप जरूर होगा। तो इस तरीके से दूसरा भाग हल हो गया। अब हम तीसरे वाले भाग पर आते हैं। तो तीसरे वाले भाग में आप देखिए, आपको बोला गया है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब आप यहां से ये देखिए कि त्रिभुज के बारे में बात की गई है और समरूप के बारे में बात की गई है। तो ये मैंने देखिए अभी दूसरे वाले भाग को करने के लिए बताया था आपको, उदाहरण के तौर पर ये तीसरे वाले भाग को हम यहां पर समझा देते हैं। अगर हम समबाहु त्रिभुज ले लें, तो देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब उनके तीनों कोण 60, 60 और 60 डिग्री होंगे। तो आपने एक समबाहु त्रिभुज ये लिया और एक समबाहु त्रिभुज हमने एक बड़ा सा ले लिया है, ये वाला। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों समबाहु हैं, क्योंकि भुजाएं सभी समान है। मान लीजिएगा 3, 3, 3, ये मान लीजिएगा 6, 6, 6 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं कोण भी बराबर ही है, 60, 60, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की ये तो विशेषता है कि सभी कोण बराबर होते हैं, अर्थात 60 डिग्री के होते हैं। तो अब यहां से आप देखो कि अगर आप अनुपात निकालोगे भुजाओं में, तो इस वाली भुजा का अनुपात 3/6 अर्थात 1/2। इस वाली भुजा का अनुपात निकालेंगे दोनों त्रिभुज की, 3/6 अर्थात 1/2 ही आएगा। इस वाली भुजा का अनुपात निकालेंगे दोनों त्रिभुज की, तो 3/6 अर्थात 1/2 ही आएगा। तो आपने देखा कि आप चाहे कोई सी भी भुजा का अनुपात निकाल लें, सभी बराबर ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से चूंकि ये बराबर आ रहे हैं, तो अब आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये दोनों समबाहु जो त्रिभुज आपने बनाए हैं वो सदैव समरूप होंगे। तो इससे आपको यह पता लग गया कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहां पर यह समझ लेते हैं कि आखिर समद्विबाहु क्यों नहीं आया है, क्योंकि देखिए केवल सही उत्तर निकालना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें यह भी समझना होगा कि आखिर समद्विबाहु क्यों नहीं हुआ है। तो अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान है। तो देखिए जैसे मैंने एक भुजा ये बना दी, एक भुजा ये बना दी और एक ये बना दी, ये दोनों भुजाएं समान होंगी। चलिए अब देखिए एक ऐसे भी हो सकता है और एक ये भी आपके पास देखिए त्रिभुज आया, यहां पर हमने इन दोनों भुजाओं को बराबर बना दिया। अब आप एक बात गौर करने पर देखिए कि समद्विबाहु का मतलब है दो भुजाएं समान है, अर्थात उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, और देखिए इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो आप ध्यान रखें, समरूप होने के लिए ये भी जरूरी है कि सभी कोण बराबर होने ही चाहिए। तो आपने देखा समद्विबाहु त्रिभुज में कोण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन समबाहु में ऐसा जरूरी था, क्योंकि देखो 60 डिग्री ही कोण बनता है हर किसी में, लेकिन समद्विबाहु में चूंकि ये जरूरी नहीं है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए अब हम चौथे वाले भाग पर आते हैं। इस भाग में आपको दिया हुआ है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो देखिए अभी हमने ये वाली बात करी, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो देखिए पहले में तो आपने बराबर लिख दिया, अभी हमने बिल्कुल ये वाली बात करी है समद्विबाहु जब हम आपको समझा रहे थे, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती या समान अनुपात में होनी चाहिए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं समानुपाती। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि दोनों प्रश्न या दोनों भाग हमने यहां पर रिक्त स्थान में भर दिए हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया कि निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। सबसे पहला आपको दिया हुआ है यहां पर समरूप आकृतियां, तो आपको समरूप आकृतियों में दो उदाहरण यहां पर आपको देने हैं। तो देखिए समरूप आकृतियां, तो आपने समरूप और सर्वांग सम का मतलब तो समझ लिया। समरूप वे आकृतियां होती हैं यदि उनके कोण समान हो, अर्थात सब कुछ समान हो, लेकिन भुजाओं में कुछ भी अनुपात होना चाहिए, लेकिन समानुपाती होनी चाहिए। अनुपात मतलब बराबर होना चाहिए, अगर दो से ज्यादा जगह अनुपात आ रहा है तो अब देखो जैसे आप देख सकते हैं, हमने एक उदाहरण के तौर पर भी पढ़ा था, एक हमने ये वृत्त ले लिया और एक हमने देखिए बड़ा वृत्त ले लिया। तो ये देखिए दोनों आपके पास ये समरूप आकृतियां ही हो जाएंगी, क्योंकि देखिए यहां पर समरूप इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, लेकिन है तो ये वृत्त ही, तो इसका मतलब ये आपके पास दोनों वृत्त समरूप आ गए। ध्यान रखें समरूप आकृतियों में आप दो बिल्कुल एक जैसे वृत्त भी बना सकते हैं, क्योंकि सर्वांग सम बनेगा और सर्वांग सम तो आप जानते हैं समरूप होते ही हैं।
तो इस तरीके से आपने एक उदाहरण दे दिया। अब यहां से देखो दूसरा उदाहरण हमें देना है, चलिए हम इसको समझा भी देते हैं। एक हमने वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या हमने 1 सेंटीमीटर ले ली, और दूसरा हमने वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या हमने 2 सेंटीमीटर ले ली। इस तरीके से ये समरूप आकृति हो गई। एक और आकृति यदि हम समरूप बनाएं तो देखिए, अगर आप चाहें तो एक समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, और चाहें तो आप देखिए दूसरा समबाहु त्रिभुज भी बना सकते हैं। तो चूंकि आपको समरूप बनाना है, अर्थात आपने देखो दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, ध्यान रखें ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, मतलब दोनों में 60-60 डिग्री का एंगल है, हर किसी एंगल का मान, और इनकी भुजाएं समानुपाती हैं या बराबर हैं, क्योंकि बराबर होंगी तो सर्वांग सम बोलेंगे, लेकिन सर्वांग सम तो आप जानते हैं समरूप होती है। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा आपने 3 सेंटीमीटर रखी, यहां मान लीजिएगा 5 सेंटीमीटर रखा, तो आप देख रहे हैं कोण बराबर हैं, और आपके पास जो ये अनुपात है भुजाओं के वो सभी में समान है। देखिए 3/5, 3/5, 3/5, आप हर किसी भुजा का अनुपात ले सकते हैं, 3/5 ही आएगा। अब आप देखो आपसे तो 2 ही उदाहरण पूछे गए थे, लेकिन समझाने के पर्पज से हम आपको देखिए अभी और उदाहरण भी यदि समझाएं तो देखिए कुछ ऐसा भी हो सकता है। यहां से देखिए हमने एक ये वर्ग बना दिया, और एक वर्ग हमने काफी बड़ा बना दिया। तो आप देख सकते हो ये आपके पास 2 वर्ग हमने बनाए हैं, वर्ग हैं अर्थात ये 90 डिग्री के कोण बना रहे होंगे हर जगह। तो आप देख रहे हो ये 2 बहुभुज हैं आपके पास, तो इनके कोण बराबर हैं। अब आपको ये देखना है कि अगर इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी तो आप बोल सकते हैं समरूप त्रिभुज है। जैसे मान लीजिएगा ये 2 है, ये 4 है। अब चूंकि ये वर्ग है तो वर्ग में आप जानते हैं सभी भुजाएं 2 ही हो जाएंगी, ये भी 2 हो जाएगी और ये भी 2। इसी तरीके से सभी भुजाएं यहाँ पर भी 4 हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो अगर आप इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा से निकालोगे तो 2/4 अर्थात 1/2 ही आएगा। फिर आप देखिए अगर आप इस वाली भुजा का अनुपात इसी तरीके की भुजा से निकालेंगे तो भी 2/4 अर्थात 1/2 ही आएगा। तो आप देख रहे हो कोई सा भी आप अनुपात निकालिए, आपके पास अनुपात 1/2 ही आ रहा है, अर्थात ये भी समरूप आकृतियों का एक उदाहरण हो चुका है। तो आपने बेसिकली 3 उदाहरण यहाँ पर बता दिए। अब आप ये देखिए कि आपको बोला गया है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, तो आपको अब उनके उदाहरण बताने हैं 2। तो देखिए हम यहां पर लिख देते हैं समरूप आकृति न हो। तो अब यहां पर देखो समरूप आकृति ना हो, इसके ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। मान लीजिएगा आपने एक त्रिभुज बनाया और एक आपने देखिए एक हमने एक चतुर्भुज बना दिया। अब ये चतुर्भुज चाहे समचतुर्भुज हो या हो सकता है वर्ग हो या कुछ भी हो, तो लेकिन आप देखिए पहली बात तो ये भुजाएं ही समान नहीं है, तो आप यहां से सीधे बोल सकते हैं कि चूंकि भुजाएं समान नहीं है इसलिए ये आपके पास समरूप आकृतियां नहीं होंगी, क्योंकि देखिए एबीसी तो एक त्रिभुज है और PQRS एक चतुर्भुज है। तो इस तरीके से ये समरूप आकृतियां नहीं है। अब देखो और अगर हम उदाहरण समझें तो आप देख सकते हो एक हमने वर्ग बना दिया, सॉरी वृत्त बना दिया, और एक हमने यहां पर देखिए समांतर चतुर्भुज बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग ही भुजाएं हैं, तो इसलिए भी समरूप नहीं है। आप देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक हमने देखिए यहां पर एक आयत बना दिया और देखिए हमने एक वर्ग बना दिया। तो अब आप यहां पर गौर करिए, काफी अच्छा उदाहरण हमने अभी यहां पर आपको लिया हुआ है। आपको 2 उदाहरण देने को बोले गए थे, हमने 2 बहुत सिंपल उदाहरण तो आपको बता दिए। तीसरा उदाहरण है हमारे पास ये ABCD और हमने एक वर्ग का नाम दे दिया PQRS। अब आप देख रहे हो कि सभी कोण आपके पास 90 डिग्री हैं। तो चलिए कोणों वाली बात तो क्लियर हो गई कि कोण बराबर होने चाहिए, तभी आप आगे चेक कर पाएंगे। अब चूंकि आप देखो अगर हमने इसको 4 माना, इसको 2 माना, तो इसका मतलब आयत है तो ये भी 2 और ये भी 4 आ गया। अब चूंकि ये तो वर्ग है अपने पास, तो आप देखिए अगर आपने ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाया है तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो अब आप देखो कि अगर आप AB/PQ निकालोगे, अर्थात AB वाली भुजा और PQ वाली भुजा, मैं इसी तरीके से देखिए रंग दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए हम कौन कौन सी भुजा ले रहे हैं। अगर आप इनका अनुपात निकालेंगे तो देखिए 4/4 अर्थात 1 आएगा। अब आप इसी तरीके से देखो अगर आप BC वाली भुजा और QR वाली भुजा
इनका अनुपात निकालेंगे तो 2/4 अर्थात 1/2 आएगा। अब आपको देखिए आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो आपके पास दो जगह ही अनुपात चेंज अर्थात अलग अलग मिल गए, तो आप आगे बिल्कुल मत देखिए। आपने देखा था कि अगर सभी बराबर होंगे, सभी समानुपाती होंगे, तभी आप बोलते थे कि वो समरूप होगा। लेकिन देखो ये 4/4 अर्थात एक अनुपात आया और यहाँ 2/4 अर्थात 1/2। तो चूंकि दो जगह ही अनुपात यदि अलग मिल गए तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप यहां से भी बोल सकते हैं कि ये आपके पास समरूप आकृतियां नहीं होंगी। तो अब हम प्रश्नावली 6.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहां पर बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो आप देखिए यहां पर आपके पास दो चतुर्भुज दिए हुए हैं, एक चतुर्भुज है PQRS और एक चतुर्भुज है ABCD। अब यहां पर आप एक बात गौर करिए कि अगर आप अनुपात निकालें, सभी भुजाओं का अनुपात आप देखिए, अगर आप PQ/AB निकालें तो आपके पास देखिए 1.5/3 अर्थात 2 आएगा, सॉरी 1/2 आएगा। इसी तरीके से आप QR/BC निकालेंगे, वो भी आप देखो 1.5/3 अर्थात 1/2 ही आया। अब आप देख रहे हैं RS/CD आप निकालोगे तो 1.5/3 अर्थात 1/2। और अंत में यदि आप चौथी वाली भुजाओं दोनों की ले लोगे तो मतलब PS/DA आप निकालिए यहां पर, तो आपके पास 1.5/3 अर्थात 1/2 ही आएगा। तो आपने देखा कि अभी तक हमने आपको यह बताया था कि सभी अनुपात बराबर होने चाहिए, तो आपने देखा कि सभी अनुपात तो बराबर आ रहे हैं। फिर हमने देखिए आपको पहले प्रश्न में ही बताया कि उनके जो कोण है वो सभी बराबर होने चाहिए, अनुपातिक कोण। मतलब देखिए अगर आपने PQ और AB लिया है, इसका मतलब ये कोण और ये वाला कोण बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो आप यहां से देख रहे हैं कि भुजाओं के अनुपात तो सेम है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं भुजाएं तो समानुपाती हैं। और आपने वो देख भी लिया कि आखिर क्यों समानुपाती हैं, क्योंकि उनके अनुपात सभी बराबर आ रहे हैं, जैसे यहां पर 1/2 आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कोण जो आपके पास है अनुरूप कोण वो बराबर नहीं है। ध्यान रखें ये कोण का मतलब ये है कि अनुरूप कोण होने चाहिए, ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कोण बराबर होने चाहिए सभी कोण। देखिए PQ और इधर ये होना चाहिए बराबर, इधर ये PQR वाला कोण और ABC वाला कोण बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से जिन भुजाओं का आप अनुपात देख रहे हैं उन्हीं के अनुरूप कोण बराबर होने चाहिए। लेकिन आपने देखा यहां पर अनुरूप कोण बराबर नहीं है। तो आपने देखा कि दो अगर समान बहुभुज हैं या दो बहुभुज दिए गए हैं और आपने सीखा था कि समरूप तभी होंगे यदि उनके कोण भी बराबर हो, भुजाओं भी समानुपाती हो। लेकिन यहां भुजाएं तो समानुपाती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं है। इसलिए आप बोल सकते हैं दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ कोण इसलिए बराबर नहीं थे क्योंकि देखो ये तो 90-90 डिग्री के कोण दिए हुए हैं अर्थात समकोण है हर जगह ABCD में, और यहाँ पर देखिए आप ये समकोण नहीं है। तो इस तरीके से आपने इस वाले भाग को भी हल कर दिया कि दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे।